नमस्कार। अवध के विलय के विषय में बात कर रहे थे हम। इसके पूर्व हम बात कर चुके हैं अवध का कंपनी के साथ किस तरह से संपर्क हुआ और प्रमुख जो गवर्नर जनरल हैं उनके समय में किस तरह से संबंध रहे अवध के नवाब के साथ में कंपनी की, किस तरह से विभिन्न गवर्नर जनरलों के समय में कंपनी के हस्तक्षेप की जो नीति थी वो बढ़ती गई और अवध पर ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय भार लादने की कोशिश की गई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के समय में किस तरह से अवध के साथ में संबंध रहे गए। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे 1798 में गवर्नर जनरल बनकर आए और वो बहुत ही घोर साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की बहुत सी शक्तियों के साथ में सहायक संधि की थी, सहायक संधि प्रथा में बांधने का प्रयास किया था भारतीय रियासतों को, और इसी क्रम में उन्होंने अवध के नवाब को भी सहायक संधि करने के लिए बाध्य किया। अवध के नवाब पर अपनी सेना को भंग कर कंपनी की सेना में वृद्धि करने का दबाव डाला गया और जब नवाब ने इसका विरोध किया तो ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी अवध भेज दी गई। तो कुल मिलाकर नवाब को विवश होकर ये जो सहायक संधि है उस पर हस्ताक्षर करने पड़े। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के नवाब के साथ में 14 नवंबर 1801 को सहायक संधि की, जिसकी शर्तों की अगर हम बात करें तो शर्तों के तहत अवध का लगभग आधा राज्य कंपनी के राज्य में मिला लिया गया, जिसमें रुहेलखंड है, दक्षिणी दोआब का क्षेत्र है और गंगा और यमुना का बहुत ही महत्वपूर्ण मध्यवर्ती क्षेत्र भी है। तो इस संधि के तहत अवध का आधा राज्य चला गया। अवध में अंग्रेजी सेना की संख्या और भी बढ़ा दी गई। नवाब की जो सेना थी वो भंग कर दी गई और नवाब के पास इतने ही सैनिक रखे गए जिनकी मदद से वह अपनी लगान वसूली का काम कर सके। वार्षिक कर की राशि जो ली जाती थी अवध के नवाब से वो 50 लाख से बढ़ाकर वापस 76 लाख रुपया वार्षिक कर दी और साथ ही साथ अवध में अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति भी कर दी गई। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक तरह से अवध को पूरी तरह से अपने राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ले लिया था। अवध को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया, उसका आधा राज्य ले लिया गया, उसकी सेना ख़त्म कर दी गई और अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति भी कर दी गई। अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बाद या 1801 की जो संधि है उसके बारे में अगर हम बात करें। उसके बाद कंपनी को जो दी जाने वाली नियमित वार्षिक धनराशि थी उसके अलावा भी कंपनी अवध से आर्थिक सहायता की मांग करती रहती थी और अवध उन मांगों को पूरा भी करता रहता था। और साथ ही साथ कंपनी ये भी करती थी कि अवध के नवाब को समय समय पर शासन व्यवस्था में सुधार करने की चेतावनी भी देती रहती थी। और अगर देखा जाए तो कंपनी ही एक तरह से या कंपनी के निर्देशों के अनुसार ही अवध की शासन व्यवस्था चल रही थी, लेकिन फिर भी कंपनी नवाब को ये हिदायत भी देती रहती थी कि वो शासन व्यवस्था में सुधार करे। इसी दौरान नवाब नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1837 में मोहम्मद अली, जिन्हें नासिरुद्दौला के नाम से भी जाना जाता है, अवध के नवाब बने। इनके साथ कंपनी ने एक और संधि की और इसके अनुसार नवाब की संपूर्ण सेना को ही समाप्त कर दिया गया। तो एक तरह से अवध की जो सेना थी, सैनिक शक्ति थी, वो पूरी तरह से कंपनी के द्वारा समाप्त कर दी गई। इसके बाद की अगर संबंधों की बात करें हम, ये जो इम्पोर्टेंट वाकया हुआ उसके बाद कंपनी जो थी भारत में दूसरे कामों में व्यस्त रही। अगले जो 10 साल हैं उसमें वो पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान के साथ में संघर्ष में व्यस्त थी, इसलिए कंपनी का ध्यान अवध की ओर नहीं गया। और जो मेन काम होता है, कंपनी ने जो सीधे हस्तक्षेप की नीति अपनाई अवध के राज्य में, वो होता है लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल बन के आए तो उनके समय में एक तरह से अवध का अपहरण किया गया, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो बहुत ही घोर साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे और वो चाहते थे कि एक कारण ये भी था कि अवध का जो बड़ा सा राज्य है वो कलकत्ता और लाहौर के बीच एक तरह से आवागमन में बाधा उत्पन्न करता था, इसलिए अवध का राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में कंपनी मिलाना चाहती थी और सीधे सीधे संपूर्ण उत्तर भारत पर अपने अधिकार को करना चाहती थी। तो कंपनी ने अवध के विलय के लिए एक आधार तैयार किया गया और उस आधार का नाम है कुशासन।
इस आधार को तैयार करने में उन्हें लगभग 7 वर्षों का समय लग गया और कुशासन के आधार पर अवध के सूबे का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। 1847 में वाजिद अली शाह अवध के नए नवाब बने और अंग्रेजों ने आरंभ से ही वाजिद अली शाह को प्रशासन की तरफ ध्यान देने की चेतावनी देना शुरू कर दिया। उसके बाद में ये जो कुशासन का आधार तैयार करने के लिए लिखित साक्ष्य एकत्र करने की कोशिश की कंपनी ने, ताकि वो इस राज्य के अपहरण के औचित्य को सिद्ध कर सके। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तियों को नियुक्त किया गया जिनकी रिपोर्ट जो थी उसको आधार बनाया गया। उनमें एक रिपोर्ट आती कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट। कर्नल स्लीमैन जो थे वो अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट थे। 1848 से 1851 तक वो ब्रिटिश रेजिडेंट थे और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, मतलब अवध के राज्य के विषय में जो रिपोर्ट दी, उसमें बढ़ा चढ़ाकर अवध की कुशासन का विवरण दिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अवध में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, जिसे उन्होंने लगभग अराजकता की संज्ञा दी और इस कुशासन का सारा दोष उन्होंने नवाब पर डाल दिया। लेकिन स्लीमैन जो थे वो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के पक्ष में फिर भी नहीं थे। तो जब डलहौजी का काम इससे बना नहीं तो उन्होंने एक और व्यक्ति आउट्रम को अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया। 1854 में आउट्रम को ब्रिटिश रेजिडेंट अवध में नियुक्त किया गया और 1855 में आउट्रम ने अवध की शासन व्यवस्था के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें नवाब और उसके अधिकारियों पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए और इस रिपोर्ट में अवध के कुशासन को प्रस्तुत किया। डलहौजी ने ये रिपोर्ट जो थी वो संचालक मंडल, जो कंपनी का संचालक मंडल था, उसको भेज दी और इस तरह से उसे अवध में कार्यवाही करने के विषय में अनुमति मिल गई। डलहौजी ने सबसे पहले 1801 की जो संधि थी उसको भंग कर दिया। इस संधि को भंग करके नवाब के साथ एक नई संधि करने का निश्चय किया गया, जिसके अनुसार अवध के नवाब से मांग की गई कि वह प्रशासन का सारा कार्य जो है वो कंपनी को सौंप दे और उसे सिर्फ औपचारिक अधिकार दिए गए। नवाब को ये जो संधि थी ये पूरी तरह से पसंद नहीं आई, तो डलहौजी ने एक घोषणा की। ये जो घोषणा की गई वो 13 फरवरी 1856 को की गई और इस घोषणा के तहत अवध के राज्य को कंपनी के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तो कंपनी ने इस तरह से एक घोषणा से कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर, कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट, कर्नल आउट्रम की रिपोर्ट, और इन रिपोर्ट्स के आधार पर कुशासन का एक आधार तैयार किया और उस आधार पर अवध के राज्य का अपहरण कर लिया गया। अवध के राज्य का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजों की ये जो अवध की नीति थी पूरी तरह से अनैतिक मानी जाती है। अवध का विलय जो किया गया कुशासन के आधार पर किया गया, लेकिन ये कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में अवध की शासन व्यवस्था ही खराब थी। स्लीमैन ने जो रिपोर्ट दी थी वो डलहौजी के कहने पर दी थी। डलहौजी ने स्लीमैन को अवध का प्रथम शासन प्रबंधक बनाने का लालच भी दे रखा था। डलहौजी अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था और स्लीमैन को इसके बारे में जानकारी थी, इसलिए डलहौजी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से अवध के शासन की खराब रिपोर्ट देना स्लीमैन के लिए स्वाभाविक था। इसलिए स्लीमैन की रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। बात करें आउट्रम की रिपोर्ट की, तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी वो स्लीमैन की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की थी, इसलिए आउट्रम की रिपोर्ट भी विश्वसनीय नहीं मानी जाती। जहाँ तक अवध के शासन में अव्यवस्था की बात है, तो इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि अवध का शासन वास्तव में इतना खराब नहीं था। अवध के शासन की अच्छाइयों के विषय में, वाजिद अली शाह के सुदृढ़ प्रशासन के विषय में भी बहुत सारे लेख और साक्ष्य उपस्थित हैं। लेकिन डलहौजी और उसके जो समर्थक थे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अवध के नवाबों को निरंतर शासन में सुधार करने के लिए कहा जाए, लेकिन इस बात पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा उन्होंने व्यक्त किया अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से, और इसलिए उन्हें लगा कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना अब आवश्यक हो गया है। हालांकि इस तर्क को उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नवाबों ने अगर सुधार करने का प्रयास भी करना चाहा तो वे कोई सुधार इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अंग्रेज़ों का कोई भी सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं हुआ।
इस बात की जानकारी इस बात से भी मिलती है कि अवध के विलय के पश्चात अवध पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव हमें नहीं दिखाई देता है। अवध के ज़मींदारों को बहुत सारे परिवर्तनों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने वहाँ पर नवीन भूमि व्यवस्था लगाई जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा हानि हुई। किसानों को बहुत अधिक लगान देना पड़ा और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। साथ ही साथ अवध की सेना की जो संख्या थी लगभग 60,000, उन सैनिकों में से 50,000 को अंग्रेज़ों ने नौकरी से अलग कर दिया। तो बेसिकली अंग्रेज़ों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण ही अवध को हस्तगत किया, अवध का विलय किया। और ऐसा इससे भी सिद्ध होता है क्योंकि ये जो असंतोष था इसी कारण से अवध के जो तालुकेदार थे और आम नागरिक थे, उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जमकर भाग लिया था। तो अवध के अपहरण को महान डकैती की संज्ञा भी दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि भारतीयों के वास्तविक विश्वास की महान अवहेलना है क्योंकि अवध ने कभी भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार कंपनी के साथ में नहीं किया था। वो हमेशा एक वफादार मित्र की तरह ही कंपनी के साथ में व्यवहार करते रहे थे, लेकिन फिर भी लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कुशासन के आधार पर कर लिया और वो आधार भी उन्होंने स्वयं ही तैयार किया था। एक बहुत योजनापूर्ण तरीके से अवध का विलय किया गया। बहुत सी रिपोर्ट्स के आधार पर, कुशासन की रिपोर्ट के आधार पर उसने अवध के विलय के लिए गृह सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली और इस तरह से डलहौजी ने 1856 में अवध का विलय कंपनी के साम्राज्य में कर लिया और अवध का सूबा जो है वो इस तरह से समाप्त किया गया। थैंक यू।